X5 News at 5। बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर से, फिर जानेंगे दुनिया से देश और आपके अपने राज्यों तक की बड़ी अपडेट्स। सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस और न्यूज अपडेट्स के साथ मैं प्रदक्षिणा। कोलंबिया में राष्ट्रपति उम्मीदवार मिगुएल उरीबे को चुनाव प्रचार के दौरान गोली मारी, 15 साल का हमलावर गिरफ्तार। मणिपुर में फिर बढ़ा तनाव, 5 जिलों में कर्फ्यू, इंटरनेट बंद। राजस्थान में फिर गरमाया गुर्जर आरक्षण का मुद्दा। बिहार के पॉपुलर यूट्यूबर मनीष कश्यप ने छोड़ा भाजपा का साथ। साउथ अमेरिकी देश कोलंबिया में राष्ट्रपति उम्मीदवार मिगुएल उरीबे को चुनाव प्रचार के दौरान गोली मार दी गई। उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है और हालात नाजुक बनी हुई हैं। घटना स्थानीय समयानुसार शनिवार शाम की है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक उरीबे को 3 गोलियां लगी हैं। उनमें से एक गोली उनके सर में लगने की खबर है। उरीबे राजधानी बोगोटा में एक रैली को संबोधित कर रहे थे। कोलंबिया में 2026 में राष्ट्रपति चुनाव होने हैं। मिगुएल उरीबे राष्ट्रपति पद के प्रमुख दावेदार माने जा रहे हैं। 39 वर्षीय उरीबे विपक्षी सेंट्रो डेमोक्रेटिको कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्य हैं। पार्टी ने बयान जारी कर बताया कि उरीबे को संबोधन के दौरान हमलावर ने पीठ में गोली मारी। बोगोटा के मेयर कार्लोस गलान ने बताया कि ये हमला शहर के फोंतिबोन इलाके में हुआ। उरीबे की हालत को देखते हुए पूरे शहर के अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया है। पुलिस ने 15 साल के आरोपी हमलावर को मौके से गिरफ्तार कर लिया है। अमेरिका के लॉस एंजलिस में अवैध प्रवासियों पर कार्रवाई के विरोध में 2 दिन से जारी प्रदर्शन हिंसक हो गया है। प्रदर्शनकारियों ने भारतीय समयानुसार रविवार सुबह पुलिस पर पत्थर और पटाखे चलाए। इसके अलावा प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बलों और इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट (ICE) पर आंसू गैस और पेट्रोल बम दागे। साथ ही हाथों में मैक्सिको का झंडा लेकर ICE लॉस एंजलिस से बाहर जाओ जैसे नारे भी लगाए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हालात को काबू करने के लिए 2000 नेशनल गार्ड्स को भेजा है। लॉस एंजलिस में 6-7 जून को सरकार ने अवैध अप्रवासियों के खिलाफ एक अभियान चलाया था। इसी का विरोध हो रहा है। अधिकारियों के मुताबिक हर दिन करीब 1600 अवैध अप्रवासियों को पकड़ा जा रहा है। दरअसल होमलैंड सिक्योरिटी विभाग ने दावा किया है कि 1000 प्रदर्शनकारियों ने एक संघीय भवन को घेरकर ICE अधिकारियों पर हमला किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अरबपति कारोबारी एलॉन मस्क के बीच की पक्की दोस्ती कुछ ही महीनों में दुश्मनी में बदल गई है और दोनों एक दूसरे पर तीखे हमले कर रहे हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप ने एलन मस्क को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है। एलन मस्क ने रिपब्लिकन के खिलाफ चुनाव लड़ रहे डेमोक्रेटिक उम्मीदवारों को फंडिंग देने की धमकी दी है। इस पर ट्रंप भड़क गए हैं। अमेरिकन ब्रॉडकास्टर NBC न्यूज से ट्रंप ने कहा, अगर वो ऐसा करते हैं तो उन्हें इसके परिणाम भुगतने होंगे। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि क्या परिणाम हो सकते हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने धमकी दी कि उनका देश भारत को वाटर वॉर में हराएगा। शनिवार को मीडिया से बात करते हुए आसिफ ने कहा, चिनाब नदी में जल प्रवाह सामान्य से काफी कम है। भारत जानबूझकर इसे कंट्रोल कर रहा है। आसिफ ने दावा किया कि भारत कन्वेंशनल युद्ध में हार चुका है और अब हम उसे जल युद्ध में भी हराएंगे। उन्होंने उन अफवाहों को भी खारिज किया जिसमें कहा गया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच कोई सीक्रेट बातचीत चल रही है। वर्ल्ड बैंक ने दावा किया है कि भारत में अत्यधिक गरीबी से 11 साल में 27 करोड़ लोग बाहर हो गए हैं। इस दौरान अत्यधिक गरीबी दर 2011-12 में 27.1% से घटकर 2022-23 में केवल 5.3% रह गई है। यह खुलासा विश्व बैंक की एक रिपोर्ट में किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 2011-12 के दौरान 34.44 करोड़ लोग अत्यधिक गरीबी में रह रहे थे, जो 2022-23 के दौरान घटकर 7.52 करोड़ रह गए। इस हिसाब से देखा जाए तो 27 करोड़ लोगों को अत्यधिक गरीबी से बाहर निकाला गया है। अब खबरें भारत की। मणिपुर एक बार फिर जल उठा है। वहां मैतेई संगठन के नेता अरमबाई टेंगोल के पकड़े जाने की सूचना के बाद उनके समर्थकों ने शनिवार देर रात इम्फाल में हिंसक प्रदर्शन किया। खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगाने की कोशिश की। प्रदर्शनकारियों ने अपने नेता की रिहाई की मांग करते हुए क्वाकेट हिल और उरीपोक में सड़क के बीचों बीच टायर जला दिए और जाम लगा दिया।
इस पर प्रदर्शनकारियों की सुरक्षा बलों के साथ झड़प हुई। गुस्साई भीड़ ने इम्फाल पूर्वी जिले के खुरई लामलोंग में एक बस को भी आग लगा दी। क्वाकेथेल में कई गोलियों की आवाज सुनी गई, लेकिन ये पता नहीं चल पाया कि गोलियां किसने चलाईं। रविवार सुबह भी स्थिति तनावपूर्ण रही। इसके बाद इम्फाल पूर्वी जिले में लोगों को 10 जून की रात 10 बजे से अगले आदेश तक अपने घरों से बाहर निकलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। मणिपुर सरकार ने 5 दिनों के लिए 5 जिलों इम्फाल पश्चिम, इम्फाल पूर्व, थौबल, काकचिंग और बिष्णुपुर में कर्फ्यू लगा दिया है और वीसेट व वीपीएल सर्विस समेत इंटरनेट और मोबाइल डेटा सर्विस सस्पेंड कर दी है। दिल्ली के नेहरू विहार इलाके में 9 साल की बच्ची से रेप और बाद में उसकी हत्या करने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। बच्ची का शव एक सूटकेस में मिला है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि इस घटना को कुछ स्थानीय लड़कों ने ही अंजाम दिया है। पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बच्ची के शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस के अनुसार मामले की जानकारी मिलने के बाद जब स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची तो उन्हें पता चला कि बच्ची के पिता उसे बेहोशी की हालत में उठाकर जेपीसी अस्पताल ले गए हैं। इसके बाद पुलिस की टीम अस्पताल पहुंची। अस्पताल पहुंचने पर बताया गया कि बच्ची की मौत अस्पताल में पहुंचने से पहले ही हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 20 साल पुराने मामले में फैसला करते हुए कहा कि जब संरक्षक ही लुटेरा बन जाए तो उसे सजा देना जरूरी हो जाता है। इसी के साथ कोर्ट ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी के उस फैसले को बरकरार रखा है जिसने कैश लूट मामले में एक कांस्टेबल को बर्खास्त कर दिया था। मामला साल 2005 का है। कांस्टेबल को जवानों की सैलरी के लिए लाए गए कैश बॉक्स की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई थी। बाद में कांस्टेबल ने बॉक्स पर ताला तोड़कर कैश निकाल लिया। आईटीबीपी ने उसे नौकरी से निकाल दिया था। बाद में जवान उत्तराखंड हाईकोर्ट पहुंचा, जहां कोर्ट ने आईटीबीपी से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने को कहा था। फिर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। आरक्षण की आग राजस्थान में फिर से सुलगने लगी है। भरतपुर जिले के बयाना इलाके के कारवारी शहीद स्मारक पीलूपुरा पर गुर्जर समाज की आज महापंचायत चल रही है। हिंडौन बयाना स्टेट हाईवे के किनारे होने वाली इस महापंचायत में आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय बैसला के नेतृत्व में आरक्षण सहित विभिन्न मांगों पर चर्चा की जाएगी। गुर्जर समाज की ओर से सरकार को आज रविवार दोपहर तक अल्टीमेटम दिया गया है। उधर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने कहा कि कुछ लोग इस बात पर अड़े हुए हैं कि हम सरकार के खिलाफ ही रहेंगे और बोलेंगे। लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात रखने के अधिकार हैं। जब सरकार बिना किसी महापंचायत और आंदोलन के टेबल पर बात करने के लिए तैयार है तो महापंचायत क्यों? उधर स्टेट हाईवे पर जगह जगह रूट डाइवर्ट किया गया है ताकि आम जन को परेशानी का सामना न करना पड़े। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि जिसे जनता ठुकरा देती है वो जनादेश को ही ठुकरा देता है। फडणवीस ने रविवार को एक मराठी अखबार में लिखा, राहुल की नीति है कि अगर लोगों को समझा नहीं सकते तो उन्हें उलझा दो। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को जनता ने नकार दिया है, इसलिए अब वो लोकतंत्र की छवि बिगाड़ने के लिए ईवीएम को दोष दे रहे हैं। अब तो विपक्षी दलों की ये आदत बन गई है कि हर चुनाव में ईवीएम पर सवाल उठाते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इनसे जुड़ी सारी याचिकाएं खारिज हो चुकी हैं। फडणवीस ने ये आर्टिकल राहुल के आर्टिकल के जवाब में लिखा है जिसमें उन्होंने 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को मैच फिक्सिंग बताया था। सोनिया गांधी आज शिमला से वापस दिल्ली रवाना हो गई। बीते कल उनकी तबीयत बिगड़ने से बीपी बढ़ गया था। इसके बाद वो रूटीन जांच के लिए आईजीएमसी शिमला पहुंची। यहां पर उनके सारे टेस्ट सामान्य पाए गए। तब डॉक्टर ने उन्हें वापस भेज दिया था। सूत्रों की माने तो दिल्ली में वो सेकंड ओपिनियन ले सकती हैं। हालांकि अभी वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं। सोनिया गांधी 2 जून को ही शिमला आई थी। वो यहाँ छराबड़ा में ठहरी हुई हैं, जबकि उनकी बेटी प्रियंका उनसे 2 हफ्ते पहले ही यहाँ आ गई थी। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले भाजपा को बड़ा झटका लगा है। दरअसल बिहार के पॉपुलर यूट्यूबर मनीष कश्यप अब भाजपा से अलग हो गए हैं। उन्होंने खुद इस बात की घोषणा की है। मनीष कश्यप ने अपनी एक्स अकाउंट पर यह वीडियो शेयर किया है। मैं चनपटिया गया था, अपने क्षेत्र में गया था, बहुत सारे जगहों पे भ्रमण किया, बहुत सारे लोगों से मिला और अब मैं इस निर्णय पे पहुंचा हूं कि मुझे जो है बिहार के लिए लड़ना है, बिहारियों के लिए लड़ना है, मजदूरों के लिए लड़ना है। और मुझे लगा कि क्या पता इन लोगों के साथ रह के जो है मैं और अच्छे ढंग से जो है अपने लोगों की मदद कर पाऊंगा, जो मनीष कश्यप खुद की मदद जो है इन लोगों के साथ रह के नहीं कर पाया। और लोगों का मदद कैसे कर पाता,
और मुझे कहां से चुनाव लड़ना चाहिए ये भी आप लोग बताइएगा। किस पार्टी से लड़ना चाहिए या अकेले लड़ना चाहिए, ये सारी चीजें जो है आप लोग बताइएगा। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला पर बनी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग के लिए विवाद खड़ा हो गया है। पिता बलकौर सिंह ने चैनल की तरफ से बनाई गई डॉक्यूमेंट्री पर कड़ा एतराज जताते हुए लीगल नोटिस भेजा है। इसके साथ ही मुंबई पुलिस के डीजीपी व जुहू पुलिस को पत्र लिखकर 11 जून को जुहू स्थित सोहो हाउस में प्रस्तावित स्क्रीनिंग को रोकने की मांग की है। जानकारी के अनुसार मूसेवाला के परिवार के लीगल काउंसलर गुरबिंदर सिंह ने डॉक्यूमेंट्री की प्रोड्यूसर और सीरीज प्रोड्यूसर को कानूनी नोटिस भिजवाया है, जिसमें पिता बलकौर सिंह ने आरोप लगाया है कि डॉक्यूमेंट्री में सिद्धू मूसेवाला से जुड़ी अप्रकाशित सामग्री, निजी जानकारियां और हत्या से जुड़ी जांच को बिना परिवार की अनुमति के दिखाया जा रहा है। उन्होंने इसे न केवल अवैध बल्कि मानसिक रूप से पीड़ादायक और भारतीय कानूनों का उल्लंघन बताया है। दिल्ली सरकार ने ट्रांसजेंडर वेलफेयर एंड एम्पावरमेंट बोर्ड की स्थापना की है। साथ ही सरकारी ऑफिसेज में थर्ड जेंडर के लिए टॉयलेट बनाने, अस्पताल में डेडिकेटेड वार्ड और ऑनलाइन आईडी कार्ड जारी करने की घोषणा की है। ट्रांसजेंडर के लिए जिला मजिस्ट्रेट ऑफिस में अपना जेंडर घोषित करके पहचान पत्र और आईडी कार्ड प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा। देश में कोरोना वायरस के हर दिन करीब 400 नए केस सामने आ रहे हैं और 5-6 मरीजों की मौत हो रही है। पिछले 8 दिन में कोरोना के 3045 केस बढ़े हैं, 52 मौतें हुई हैं। स्वास्थ्य विभाग ने 30 मई को देश में 2710 एक्टिव केस और 7 मौतों की जानकारी दी थी। 7 जून को ये संख्या 5755 पर पहुंच गई थी, जबकि 59 मरीजों ने जान गंवाई। कर्नाटक में शनिवार को 2 और मरीजों की मौत हुई है। गुजरात में कोरोना के 183, महाराष्ट्र में 86, कर्नाटक में 57 नए मामले सामने आए हैं। इस तरह एक्टिव केस 6081 और मृतकों की संख्या 61 पहुंच गई है। भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह और समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज की सगाई आज लखनऊ के 5 स्टार होटल द सेंट्रम में पूरे धूमधाम से संपन्न हुई। इस खास मौके पर राजनीतिक और खेल जगत की कई जानी मानी हस्तियों की मौजूदगी ने इस आयोजन को बेहद खास बना दिया है। कार्यक्रम में अखिलेश यादव, जया बच्चन, डिम्पल यादव, सांसद इकरा हसन समेत कई वरिष्ठ नेताओं और मंत्रियों ने शिरकत की। साथ ही पूर्व क्रिकेटर प्रवीण कुमार, स्पिनर पीयूष चावला और यूपी रणजी टीम के कप्तान आर्यन जुयाल जैसे खिलाड़ी भी मौजूद रहे। चलते चलते जान लेते हैं मौसम का हाल। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून के दक्षिण और पूर्वोत्तर के राज्यों में ठहरने के चलते उत्तर भारत में अगले 2 दिन तेज गर्मी पड़ सकती है। मध्य प्रदेश समेत 7 उत्तरी राज्यों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है, जबकि राजस्थान में एक बार फिर पारा 46 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। अरब सागर से तेजी से आगे बढ़ा मानसून 29 मई तक मुंबई, पुरी, बांग्लादेश होते हुए सिक्किम तक पहुंच गया था, लेकिन इसके बाद से ये 10 दिन से वहीं अटका हुआ है। मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अब 12 जून से मध्य भारत में मौसमी गतिविधियों में तेजी आ सकती है। इससे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों में प्री मानसून की अच्छी बारिश के आसार बन रहे हैं। लेट्स माइक आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। मैं हूँ राखी जैन आज का अखबार के साथ। यहाँ हम आपके लिए लेकर आते हैं देश दुनिया के बड़े अखबारों और मीडिया मंचों से सबसे अहम खबरें। बीबीसी हिंदी की रिपोर्ट के मुताबिक कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G7 शिखर सम्मेलन में न्योता देने की वजह साफ कर दी है। मार्क कार्नी ने न्योते को लेकर उठे सवालों पर कहा कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, सबसे बड़ी आबादी वाला देश और ग्लोबल सप्लाई चेन का अहम केंद्र है। इसलिए AI, ऊर्जा और खनिज संसाधनों जैसे विषयों पर चर्चा के लिए भारत जैसे देश का मौजूद होना जरूरी है। हालांकि इस फैसले पर कनाडा में काफी राजनीतिक विरोध भी हो रहा है। NDP पार्टी और वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन ने इस न्योते की आलोचना की है। NDP सांसद जैनी क्वान ने कहा कि न्याय और मानवाधिकारों की अनदेखी है। इसे कनाडाई मूल्यों के साथ धोखा भी बताया गया है। 2023 में हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद कनाडा ने भारत पर इस मामले में कई आरोप लगाए थे, जिन पर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई थी। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद X पर पोस्ट कर बताया कि उन्हें G7 सम्मेलन में शामिल होने का न्योता मिला है और वो इसमें हिस्सा लेंगे। उन्होंने PM कार्नी से बातचीत में उन्हें धन्यवाद भी दिया। तो एक तरफ ये निमंत्रण भारत के लिए कूटनीतिक उपलब्धि की तरह देखा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ ये कनाडा की आंतरिक राजनीति में विवाद का मुद्दा बन गया है। अब देखना होगा कि G7 सम्मेलन में भारत और कनाडा के रिश्तों की तस्वीर किस दिशा में जाती है।
द हिंदू के एक संपादकीय में साफ कहा गया है कि अब आरबीआई और सरकार दोनों की सोच एक ही धरातल पर है और वो है देश की विकास दर को फिर से रफ्तार देना। आरबीआई ने रेपो रेट में 50 आधार अंकों की कटौती कर इसे 5.5% कर दिया है, जिससे लोन सस्ता होगा और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही नकद आरक्षित अनुपात में 1% की कटौती की गई है, जिससे बैंकों के पास ज्यादा पैसा रहेगा और वे ज्यादा कर्ज दे सकेंगे। मुद्रास्फीति अभी बहुत कम है, इसलिए फिलहाल इसकी चिंता नहीं है। हालांकि आरबीआई ने अपने रुख को फिर से तटस्थ कर लिया है, यानी आगे अगर जरूरत पड़ी तो दरें बढ़ भी सकती हैं। सरकारी खर्च पहले से ही उच्च स्तर पर है और रक्षा व सामाजिक योजनाओं में भी पैसे की जरूरत है, इसलिए विकास को गति देने की जिम्मेदारी अब मौद्रिक नीति पर आ गई है। अंत में अखबार लिखता है कि ये राहत की बात है कि आरबीआई और सरकार अब एकजुट होकर विकास पर ध्यान दे रहे हैं। अमर उजाला ने एक राहत भरी खबर दी है। अमर उजाला में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक एम्स के वैज्ञानिकों ने स्तन कैंसर की पहचान के लिए एक नई और गैर आक्रामक तकनीक विकसित की है। यानी अब कैंसर की जांच के लिए ना सर्जरी की जरूरत होगी, ना चीरफाड़ की। इस तकनीक में मरीज के रक्त प्लाज्मा में मौजूद सूक्ष्म कणों, जिन्हें स्मॉल एक्स्ट्रा सेल्युलर वेसिकल्स कहा जाता है, का अध्ययन किया गया है। इन कणों में मौजूद लिपिड्स की संरचना को खास तकनीक इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी से जांचा जाएगा। शोध में पाया गया है कि कैंसर और सामान्य मरीजों के लिपिड पैटर्न में फर्क होता है, जिससे प्रारंभिक चरण में ही बीमारी की पहचान की जा सकती है। ये तकनीक न केवल सटीक और आसान है, बल्कि इससे भविष्य में कैंसर के दोबारा लौटने की आशंका को भी समय रहते पहचाना जा सकेगा। अमर उजाला की इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में हर साल करीब 2 लाख महिलाएं स्तन कैंसर की चपेट में आती हैं, जिनमें से कई को देर से पता चलता है। ऐसे में ये नई खोज हजारों जिंदगियों को समय रहते बचा सकती है। बीबीसी हिंदी की एक रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने संकेत दिया है कि वे बिहार विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि उन्होंने इस पर अब तक कोई औपचारिक घोषणा नहीं की है। रायपुर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि अगर पार्टी और एनडीए को इससे फायदा होता है तो वो जरूर चुनाव लड़ेंगे। रिपोर्ट बताती है कि इस बयान के बाद से बिहार में राजनीतिक समीकरणों को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। इसे राज्य में लंबे समय से चले आ रहे ओबीसी नेतृत्व से दलित नेतृत्व की ओर संभावित शिफ्ट के रूप में देखा जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बीजेपी और आरएसएस बिहार में चिराग पासवान को आगे बढ़ाकर एक नया दलित चेहरा स्थापित करना चाहते हैं। वहीं कुछ विशेषज्ञ इसे चिराग की राजनीतिक रणनीति मानते हैं, जिससे वे एनडीए के भीतर अपनी पोजीशन मजबूत करना चाहते हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि चिराग पासवान को अब भी वैसी व्यापक दलित स्वीकार्यता नहीं मिली है जैसी उनके पिता रामविलास पासवान को थी। साथ ही आलोचकों का कहना है कि चिराग की राजनीति ज्यादा इमेज और स्टाइल आधारित है और दलित मुद्दों से उनका जुड़ाव सीमित रहा है। हालांकि उनके समर्थकों का मानना है कि चिराग युवा, ऊर्जावान और समावेशी सोच वाले नेता हैं, जो बिहार की राजनीति में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। द टेलीग्राफ में सुनंदा के दत्तारे लिखते हैं कि बांग्लादेश, खासकर वहां की सरकार, अगर अपने कम होते हिंदू समुदाय की रक्षा नहीं करती तो ये भारत के लिए चिंता की बात है। बांग्लादेश की ताकत भारत को सीधे नुकसान नहीं पहुंचा सकती, लेकिन जब वहां अल्पसंख्यकों पर हमले तेज होते हैं और भारत समर्थक आवाजों को दबाया जाता है तो भारत में इसका गुस्सा उभर सकता है और नतीजा होगा बदले की भावना और बढ़ती धार्मिक राजनीति। लेख में इतिहास का जिक्र है। पूर्वी बंगाल के दंगे, पलायन और हिंदू मुस्लिम विभाजन की गहरी छाप आज भी बंगाल और भारत के समाज में जिंदा है। लेखक चेताते हैं कि अगर बांग्लादेश में हालात नहीं बदले तो भारत में बहुसंख्यकवाद और कट्टरपंथ और मजबूत होगा और नेहरू जी का सेक्युलर भारत का सपना और भी कमजोर पड़ जाएगा। आखिर में साफ संदेश है, अगर बांग्लादेश ने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और भारत से बेहतर रिश्तों पर ध्यान नहीं दिया तो दोनों देशों के लिए माहौल और बिगड़ सकता है। सांप्रदायिकता का यह जहर सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं रहेगा, पूरे इलाके को चपेट में ले सकता है। जनसत्ता के स्पेशल फीचर तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और बाकी चुनौतियां में लेखक अभय जोशी लिखते हैं कि भारत आज $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन गया है और जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। नीति आयोग के अनुसार अगले कुछ वर्षों में भारत तीसरे स्थान पर पहुंच सकता है। इस सफलता के पीछे 1991 के आर्थिक सुधार, उदारीकरण, निजीकरण, उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना और कोविड-19 के दौरान दिए गए राहत पैकेज जैसी नीतियों की बड़ी भूमिका रही है।
लेख में लेखक ने चेताया है कि बेरोजगारी, कम प्रति व्यक्ति आय, कमजोर बुनियादी ढांचा और भुगतान संतुलन जैसे मुद्दे अब भी सामने खड़े हैं। अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए सरकार को स्वास्थ्य, शिक्षा, बुनियादी सुविधाओं और रोजगार पर ज्यादा ध्यान देना होगा, तभी विकास समावेशी और स्थायी बन सकेगा। नवभारत टाइम्स ने महासागर दिवस विशेष लेख दिया है, जिसका शीर्षक है हमें ऑक्सीजन देने वाले महासागरों का घुट रहा है दम। क्या आपको पता है कि आप जो हर दूसरी सांस लेते हैं वो महासागर से आती है? जी हाँ, महासागर धरती की 50 से 80% ऑक्सीजन पैदा करते हैं, लेकिन वही महासागर अब प्लास्टिक कचरे से दम तोड़ रहे हैं। हर साल करोड़ों टन प्लास्टिक समुद्रों में जा रहा है, जो या तो ऑक्सीजन बनाने वाली वनस्पतियों को नुकसान पहुंचाता है या समुद्री जीवों को बीमार करता है। यही प्लास्टिक अब हमारे खाने, पानी और यहाँ तक कि बारिश में भी मिल चुका है। सवाल है, क्या किया जा सकता है? हमें सिंगल यूज प्लास्टिक से बचना चाहिए, रिसाइकलिंग को बढ़ाना चाहिए, महासागर की सफाई के लिए नई तकनीकों को अपनाने की जरूरत है और सबसे जरूरी है लोगों में जागरूकता लाने की। महासागर सिर्फ पानी नहीं, हमारी सांस, हमारा जीवन है। अगर आज हम नहीं चेते तो कल केवल प्लास्टिक भरे समुद्र और जहरीली सांसें ही बचेंगी। द वायर ने एक रिपोर्ट दी है, जब शांति की चाह अपराध बन जाए। इस रिपोर्ट में अली खान महमूदाबाद की गिरफ्तारी को बेहद चिंताजनक करार दिया है। अली खान, जो एक लेखक, शिक्षाविद और इतिहासकार हैं, उन पर आरोप है कि उन्होंने दिल्ली में एक ऐसे कार्यक्रम में हिस्सा लिया जहां फिलिस्तीनियों के समर्थन में शांति की बात की गई थी। उन्होंने युद्ध, हिंसा और उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाई और मानवीय मूल्यों से बात की। द वायर लिखता है कि ये बेहद विडंबनापूर्ण है कि एक सभ्य, शांतिपूर्ण और संवेदनशील तरीके से शांति की अपील करने वाले व्यक्ति को देश की कानून व्यवस्था के लिए खतरा माना जा रहा है। रिपोर्ट में सवाल उठाया गया है कि क्या अब इस देश में शांति और इंसाफ की बात करना भी अपराध बन गया है? द वायर के मुताबिक अली खान की गिरफ्तारी सिर्फ एक व्यक्ति पर कार्रवाई नहीं, बल्कि एक बड़े वैचारिक और लोकतांत्रिक संकट का संकेत है। ये अभिव्यक्ति की आजादी और नागरिक स्वतंत्रता के अधिकारों को सीमित करने की कोशिश है, जो एक लोकतांत्रिक समाज की बुनियाद को कमजोर करता है। दैनिक भास्कर में छपे एक लेख में बताया गया है कि लोग अब मोबाइल फोन में इतने व्यस्त हो गए हैं कि उनके सामने बैठे लोगों की उपेक्षा होने लगी है। इस व्यवहार को फबिंग कहा जाता है, जो रिश्तों को नुकसान पहुंचा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये आदत मानसिक स्वास्थ्य और आपसी संतुष्टि को भी प्रभावित करती है। लेख में रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए कुछ मजेदार और सरल उपाय सुझाए गए हैं, जैसे बातचीत से पहले फोन को टेबल पर रखना, इमोशनल अपील करना, कोड वर्ड तय करना या सामने वाले को सम्मान पूर्वक बातचीत के लिए आमंत्रित करना। इन तरीकों से बिना टकराव के आपसी जुड़ाव दोबारा कायम किया जा सकता है। स्क्रीन की लत से रिश्ते कमजोर हो रहे हैं, लेकिन संवाद और थोड़े प्रयास से इन्हें फिर से मजबूत किया जा सकता है। आज का अखबार में इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। 8 जून आज पुण्यतिथि है मंच के मसीहा और लोक का सच्चा दोस्त कहलाने वाले हबीब तनवीर की। आते हैं, कला दिखाते हैं और चले जाते हैं, लेकिन कुछ लोग मंच को बदल देते हैं, मंच को लोक से जोड़ते हैं, जड़ों से उठाकर आत्मा तक पहुंचा देते हैं। हबीब तनवीर ऐसे ही कलाकार थे। रंगमंच के इस जादूगर ने नाटक को सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं, बल्कि समाज का आईना बना दिया। हम याद कर रहे हैं एक ऐसे कलाकार को जिसने नाटक को गांव की चौपाल, लोक गीतों की लय और जनता की भाषा में ढाल दिया। लोगों का, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए। लोकतंत्र की इस अवधारणा को भारतीय रंगकर्म में धरातल पर अगर किसी ने साकार या प्रतिपादित किया तो वो हबीब तनवीर ही थे। हबीब तनवीर का जन्म 1 सितंबर 1923 को रायपुर में हुआ, जो जब मध्य प्रदेश में था और अब छत्तीसगढ़ में। उनका पूरा नाम था हबीब अहमद खान। उनका बचपन से ही शब्दों से गहरा नाता था। कविता, संगीत और अभिनय उनके जीवन में किसी सांस की तरह घुला हुआ था। उन्होंने अपनी पढ़ाई नागपुर और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से की। बाद में वो मुंबई आ गए, जहां वे पत्रकारिता और फिल्मों से जुड़े। यहाँ उनका संपर्क प्रगतिशील लेखक संघ से हुआ, जिसने उनके विचारों को आकार देने में एक बड़ी भूमिका निभाई। साल 1955 में हबीब तनवीर लंदन चले गए, जहां उन्होंने रंगमंच की आधुनिक शिक्षा ली। यहाँ उन्होंने बेक्ट और शेक्सपियर को पढ़ा, लेकिन दिल अब भी भारत के गांवों की मिट्टी में धड़कता था।
उन्होंने महसूस किया कि भारत लोक नाट्य में वो ताकत है जो किसी भी आधुनिक तकनीक को टक्कर दे सकती है। लंदन से लौटने के बाद उन्होंने तय किया, अब नाटक सिर्फ पढ़ा और सिखाया नहीं जाएगा, बल्कि गांव की बोली में गांव के लोगों के साथ खेला जाएगा। हबीब तनवीर का कमाल ये था कि उन्होंने अपने समय के बहुचर्चित नाटककारों मोहन राकेश, विजय तेंदुलकर, गिरीश कर्नाड, बादल सरकार आदि का एक भी नाटक प्रस्तुत नहीं किया। वे शुद्रक, शेक्सपियर आदि क्लासिक तक गए, पर उनकी अपनी आधुनिकता का रूपायन जिन नाटकों से निर्णायक और प्रभावशाली ढंग से हुआ, वे लोक परंपरा से आए, जैसे पोंगा पंडित, आगरा बाजार, चरणदास चोर, गांव नाम ससुराल मोर नाम दामाद, बहादुर कलारिन, शाजापुर की शांतिबाई। 1954 में लिखे गए उनके नाटक आगरा बाजार ने भारत में गैर पेशेवर कलाकारों के साथ मंच पर नाटक करने की परंपरा शुरू की। इस नाटक में उन्होंने उर्दू के शायर नजीर अकबराबादी की कविताएं लोक शैली में पिरो दी और उन्हें शहरी दर्शकों के लिए जीवंत कर दिया। 1954 में लिखे गए उनके नाटक आगरा बाजार ने भारत में गैर पेशेवर कलाकारों के साथ मंच पर नाटक करने की परंपरा शुरू की। इस नाटक में उन्होंने उर्दू के शायर नजीर अकबराबादी की कविताएं लोक शैली में पिरो दी और उन्हें शहरी दर्शकों के लिए जीवंत कर दिया। 1959 में हबीब तनवीर ने नया थिएटर की स्थापना की, रायपुर को अपना कर्मभूमि बनाया। यहाँ उन्होंने लोक कलाकारों को मंच पर लाकर ऐसा क्रांतिकारी प्रयोग किया जो उस समय कोई सोच भी नहीं सकता था। छत्तीसगढ़ के नाचा कलाकार, जिन्हें पहले केवल गांवों में मनोरंजन के लिए बुलाया जाता था, अब NSD, भारत भवन और विदेशों के मंचों पर तालियां बटोरने लगे। सन 1971 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने इंदिरा गांधी के गरीबी हटाओ नारे का समर्थन करते हुए नाटकों के जरिए चुनाव प्रचार किया। भारतीय राजनीति में पहली बार किसी पार्टी को 50% मत हासिल हुए थे। 1972 में हबीब तनवीर राज्यसभा के लिए चुन लिए गए। इसके बाद आया 1975 में उनका सबसे मशहूर नाटक चरणदास चोर, एक चोर की कहानी जो झूठ बोल सकता है पर वादा नहीं तोड़ सकता। इस नाटक में हबीब ने हास्य, करुणा, व्यंग्य और दर्शन का ऐसा मेल किया जो हर दर्शक के दिल को छू गया। ये नाटक आज भी भारत ही नहीं विश्व स्तर पर मंचित किया जाता है। 50 वर्षों की लंबी रंग यात्रा में हबीब तनवीर ने 100 से अधिक नाटकों का मंचन और सृजन किया। वे जितने अच्छे अभिनेता, निर्देशक व नाट्य लेखक थे, उतने ही श्रेष्ठ संगीतकार, कवि, गायक व संगीतकार भी थे। उनके काम की बारीकियां देखने वाले मानते हैं कि सही मायनों में वे रंगमंच के संपूर्ण कलाकार थे। थिएटर के हर पहलू, चाहे वो अभिनय हो, पटकथा या संगीत या अन्य तकनीकी पक्ष, वो हर विधा की नब्ज जानते थे। रंगमंच के साधक ने सिर्फ मंच तक ही अपनी प्रतिभा को सीमित नहीं रखा। हबीब तनवीर का रचनात्मक स्पर्श सिनेमा की दुनिया तक भी पहुंचा। हालांकि फिल्में उनकी प्राथमिकता नहीं थी, लेकिन जहां भी गए अपनी छाप छोड़ गए। हबीब जी पृथ्वीराज कपूर के बाद हिंदुस्तान के ऐसे दूसरे रंगकर्मी थे जो राज्यसभा के सदस्य रहे। उत्कृष्ट रंगकर्म और रंगकर्म को नई दिशा, नए अर्थ देने के लिए वो पद्म भूषण, पद्मश्री और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से नवाजे गए। रंगकर्म की दुनिया में कोई चर्चा हबीब तनवीर जी के योगदान के बिना पूरी नहीं हो सकती। 8 जून 2009 को 85 वर्ष की उम्र में हबीब तनवीर इस दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन उनकी आवाज, उनके कलाकार, उनके नाटक आज भी जिंदा हैं। वो हमेशा दिल में रहेंगे और याद किए जाते रहेंगे। आप सुन रहे थे लेट्स माइक की विशेष प्रस्तुति। इस पर आपकी राय का रहेगा इंतजार। लेट्स माइक के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप सब लीक से हटकर बनाए हमारे कार्यक्रम पसंद करते हैं, इसके लिए आपका दिल से आभार। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.